मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम आरक्षण की। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सवाल उठे हैं कि क्या कांग्रेस ने यह जानते हुए भी महाराष्ट्र में मुस्लिमों से कई वायदे कर दिए। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आज क्यों फिर से चर्चा में आया है और कहां से आया है, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने कुछ ही पलों में रखने वाले हैं। इसके बाद मुंबई की बात करेंगे। बीजेपी ने आज एक रिपोर्ट रखी है सामने। मुंबई में हिंदू घट रहे हैं, वहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में 2051 का आपको बताते चले एक आंकड़ा भी दिया गया है। घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड चुनाव में तो चल ही रहा है, लेकिन मुंबई तक कैसे आया है सामने, इसका दोनों पक्ष आपके सामने रखने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको यूपी लेकर चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज अखिलेश यादव के गढ़ में वो पहुंचे, लेकिन करहल सीट पर प्रचार करते हुए योगी को आज मुलायम सिंह यादव की याद क्यों आ गई। मुलायम को याद करके उन्होंने अखिलेश यादव को क्या कहा और उसके मायने क्या हैं, वो भी बताएंगे। इसके बाद हम समोसे की सियासत पर जाएंगे। क्या एक समोसा पूरी सरकार हिलाने की ताकत रखता है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज समोसा मार्च किया है, उसके बाद समोसा पार्टी भी की। बेसिकली सवाल उठाया कि सीएम सुक्खू समोसे नहीं संभाल पा रहे, सरकार क्या संभालेंगे। और सबसे आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने का जो दावा किया था, क्या वो एलन मस्क के दम पर किया था। क्या वाकई मस्क इतना दम रखते हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग में वो क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी देंगे पूरी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जनहित में आज सबसे पहले बात आरक्षण की। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। यह मुद्दा कई बार उठ चुका है, इस पर राजनीति भी खूब हो चुकी है। तो यह जानते हुए भी क्या महाराष्ट्र में वाकई किसी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का वायदा किया है, इसकी सच्चाई क्या है। आप कहेंगे महाराष्ट्र में तो मराठा आरक्षण एक मुद्दा था और थोड़ी बहुत ओबीसी आरक्षण पर बात हो रही थी, तो फिर मुस्लिम आरक्षण कहां से बीच में आ गया। तो यह मुद्दा कहां से आया और कहां तक यह मुद्दा जा सकता है, हम इसके सारे ओर छोर आपको बताने वाले हैं। शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के बयान से करते हैं। उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा, किसका कम होगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। अब आपको लगेगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जिस मुस्लिम आरक्षण के वायदे का आरोप लगाया, वो आखिर कांग्रेस ने कब किया और अब तक इसका पता क्यों नहीं चला। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने एमवीए को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन यह समर्थन यूं ही नहीं है, इसकी कीमत भी मांगी है। उलेमा बोर्ड ने महाअघाड़ी के सामने समर्थन के एवज में 17 शर्तें रख दी। इसमें ऐसी शर्तें हैं जो एमवीए की तीनों पार्टियों को धर्म संकट में डालने वाली हैं, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाया जाए, और सबसे ज्यादा अहम जिसको लेकर सबसे बवाल छिड़ा हुआ है, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण और मुसलमानों को पुलिस भर्ती में भी वरीयता। आरएसएस पर प्रतिबंध का भी जिक्र किया गया है, यह भी डिमांड है। वहीं विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। महाराष्ट्र उलेमा बोर्ड ने यह चिट्ठी एमवीए नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को 7 अक्टूबर को भेजी थी।
इसमें एहसास कराया था कि अगर आप मुसलमानों की इन जरूरतों को पूरा करते हैं तो इस चुनाव में मुसलमानों के सारे वोट महाअघाड़ी के हक में पड़ेंगे। अमित शाह ने आज इसी का जिक्र किया और कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण देने को तैयार है। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुन लिया। वहीं एबीपी न्यूज ने आज इस वायदे पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसे किसी वादे से साफ इनकार कर दिया। दिग्विजय ने अमित शाह के दावों को झूठा करार दिया है। कितना झूठ बोलते हैं आप, ये मान लीजिए। क्या संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण देने का प्रावधान है क्या? केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जुमला, जिसे खुद अमित शाह जी जुमले का नाम लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत काम करते हुए ऐसा कोई हम लोग न तो आश्वासन दे सकते, ना कभी कह सकते कि उसको हम लोग उससे हटकर कोई उनसे वादा करे। लेकिन बीजेपी ने अपने आरोप फिर दोहराए कि कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण पर उलेमाओं को आगे किया है और उनके आगे खुद कर दिया है सरेंडर। सुनिए। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस खुद नहीं मान रही कि उसने महाराष्ट्र के मुस्लिमों को आरक्षण देने का कोई वायदा किया है, तो बीजेपी ही सच बोल रही है। इसे भी कैसे मान लिया जाए? एबीपी न्यूज ने जब बीजेपी के आरोपों की पड़ताल की और कांग्रेस नेताओं के बयानों और उनके सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला तो इस पड़ताल में हमें महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का एक लेटर हेड मिला है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का यह जवाबी चिट्ठी जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 अक्टूबर की है, यानी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की 7 अक्टूबर की चिट्ठी के जवाब में लिखी गई थी। चिट्ठी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का नाम और उनके दस्तखत थे। यह चिट्ठी मराठी में लिखी हुई थी। इस पर जो जवाब लिखा गया था हिंदी में, उसका मजमून यह है। हमें AIUMB से एक निवेदन मिला है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2024 में हमारा समर्थन करने और अपनी 17 मांग के संदर्भ में है। आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि AIUMB चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेगा। MVA सरकार बनने के बाद हम आपकी 17 मांग लागू करने के लिए कदम उठाएंगे। यानी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर उलेमा बोर्ड की मांग को खारिज नहीं किया, बल्कि सत्ता में आने के बाद उस पर विचार करने का वादा कर दिया। और यही अब चुनाव से 11 दिन पहले कांग्रेस और पूरे MVA पर हमले का आधार बन गया है। हालांकि कांग्रेस ने इसके बाद भी एक नई सफाई दी है। इसमें कहा गया है भ्रष्ट गठबंधन ने नकली तस्वीर बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो कभी हुई ही नहीं, पत्र जो कभी गया ही नहीं। इस पत्र पर नाना पटोले जी के हस्ताक्षर भी फर्जी थे। आप चाहे कितने भी फेक नैरेटिव बना लो, सच बाहर आ ही जाएगा। इस मामले में यह नया अपडेट है जिसमें कांग्रेस ने चिट्ठी को ही मनगढ़ंत और सिग्नेचर को फर्जी करार दे दिया है। हालांकि उलेमा बोर्ड वालों से मिलने मिलाने से कांग्रेस ने इनकार नहीं किया। उधर 30 अगस्त 2024 की ही कुछ तस्वीरें भी देखिए जिसमें नाना पटोले इन्हीं उलेमाओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात की तस्वीरें निजामुद्दीन नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं। साथ में मुलाकात की जानकारी भी साझा की गई। पोस्ट में बताया कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष से मिला और यह मांग करने के लिए मिला था कि चुनाव में मुस्लिमों को ज्यादा टिकट दिए जाएं। किसी का किसी से मिलना और टिकट की मांग करने में भला क्या गलत हो सकता है? इस तर्क के साथ कांग्रेस का बचाव करने आज शिवसेना प्रमुख उद्धव के नेता आदित्य ठाकरे सामने आ गए। उनकी ओर से इस बाबत क्या कुछ कहा गया है, सुनिए।
हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। सारे लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं और सबको नागरिक के तौर पे देखते हैं। हम महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, सारे लोगों को साथ में लेके। लेकिन बीजेपी मानकर चल रही है कि मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा उसने उठाया है वो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही प्रदेशों में दिक्कत पैदा करेगा। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण की बात करके एससी, एसटी, ओबीसी की फिक्र जताई। ये यूं ही नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी आबादी 38%, एससी की आबादी 11%, एसटी 9% और मुस्लिम 12% हैं। झारखंड में 46% ओबीसी हैं, एससी 12%, एसटी 26% और मुस्लिम आबादी 15% है। इसके पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की शुरुआत ही आरक्षण पर राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान से की थी। मराठा आरक्षण की चिंगारी महाराष्ट्र में पहले से ही मौजूद है। ऐसे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इन सारे मुद्दों पर हावी हो सकता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर अब हंगामा शुरू हो चुका है, तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि वोटर के तौर पर मुस्लिम क्या ताकत रखते हैं और उनका प्रतिनिधित्व क्या है। महाराष्ट्र की मुस्लिम आबादी 1,30,00,000 है, जो महाराष्ट्र की कुल आबादी का 11.5% है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मुस्लिमों की आबादी 15% से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा मुंबई शहर में 25% मुसलमान हैं। दूसरे नंबर पर औरंगाबाद है, जहां 21% और तीसरे नंबर पर अकोला, जहां की कुल आबादी में 20% मुस्लिम हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर 288 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर नतीजे तय करने की ताकत रखते हैं। 288 में से 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। इनमें 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान कम से कम 20% हैं। 9 सीटों पर मुस्लिमों की वोट की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। बीजेपी पर उसके विरोधियों का यह परंपरागत आरोप है कि चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर नगर निगम का, हिंदू मुसलमान किए बिना उसका काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं से कोई एंगल वो निकाल ही लाती है। मुस्लिम आरक्षण के बाद महाराष्ट्र में जो दूसरा हिंदू मुसलमान वाला विवाद छिड़ा हुआ है, उसके केंद्र में मुंबई और उसकी डेमोग्राफी है। इस विवाद पर आने के पहले हम आपको 2 नारे सुनवा देते हैं जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। एक है तो सेफ है, ये मैं कहता हूं। एक है तो सेफ है। आपसे कहता हूं बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मोदी और योगी के इन नारों पर पहले से ही माहौल गर्म है। अब बीजेपी ने इसे सीरियस रुख दे दिया है, दूसरी तरफ मोड़ दिया है। कहा है कि ये नारे यूं ही नहीं हैं। दोनों नेताओं ने भविष्य के खतरे को देखते हुए ये नारे दिए हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि TISS की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने हिंदुओं के लिए खतरा पैदा कर दिया है। यानी अवैध घुसपैठियों का जो चुनावी मुद्दा अब तक झारखंड में था, अब उसे महाराष्ट्र खासकर मुंबई में भी एंट्री ले ली है। पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की अंतरिम स्टडी रिपोर्ट देखिए। टिस की रिपोर्ट में कहा गया है मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी लगभग 30% हो जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में 66% रह गई है और 2051 में 54% ही रह जाएगी। वहीं 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी 8% थी, 2011 में बढ़कर 21% हो गई है, 2051 में बढ़कर यह 30% हो जाएगी। इस बढ़ती मुस्लिम आबादी में बड़ा हिस्सा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का है। मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बिना दस्तावेज वोटर आईडी हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के तौर पर सामने रखना है। साथ ही भविष्य में मुंबई के लिए पैदा होने वाले खतरों पर भी फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है करीब 40% प्रवासियों को मुंबई में पहले से बसे परिवारों का समर्थन है।
ये 40% प्रवासी हर महीने 10,000 से 1 लाख रुपए बांग्लादेश भेजते हैं। प्रवासियों की आबादी में बढ़ोतरी से मुंबई की झुग्गियों में भी भीड़ बढ़ी है। मुंबई में स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसी सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है। सस्ते वेतन पर काम करने से स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि बोगस प्रवासियों की इस भीड़ से मुंबई की सांस्कृतिक पहचान को भी बड़ा खतरा है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को रखकर सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों पर उंगली उठाई। जवाब में महायुति ने रिपोर्ट को ही बीजेपी की रिपोर्ट बता दिया है। यह भी कहा है कि बीजेपी अपने देश के सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। यहाँ सर्वे कीजिए और एक रोहिंग्या दिखाया, एक बांग्लादेशी दिखाया। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाते हैं और फिर खुद के खोखे भरते हैं। सारे इंस्टीट्यूशन से भाजपा भी कंट्रोल करती है, गंदी राजनीति करती है। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानपुर, मुंबादेवी, नयानगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे, बीएसएफ पे कि उनकी सिक्योरिटी ढीली है। ऐसे बोलना चाहते हैं भाजपा वाले? मैं ये नहीं मानता। पिछले 10 साल में बहुमत से की सरकार भाजपा की रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को सुरक्षित रखे। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं, अगर बांग्लादेशी आए, तो भाजपा का काम क्या है? फिर प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? गृह मंत्री ने क्या काम किया है? क्या वो काम कर नहीं पाए? ये बीजेपी का वैचारिक दर्शन रहा है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी वहां की बहुसंख्यक आबादी से ज्यादा हुई है, वो हिस्से या तो उस देश से टूट गए हैं या फिर अशांत हो गए हैं। हालांकि अभी नहीं कह सकते घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का यह मुद्दा जितना असम, बंगाल, त्रिपुरा में गर्म रहा है, क्या महाराष्ट्र में भी उतनी चुनावी गर्मी ला पाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में अब सिर्फ 11 दिन ही बाकी हैं, इसीलिए दिमागी तौर पर तैयार रहें कि हर दिन ये लड़ाई और ज्यादा तीखी होगी। संविधान का मुद्दा लगातार रैलियों में बना हुआ है। आज पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज महाराष्ट्र में थे। उन्होंने भी इसका पलटकर जवाब दिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम चरम पर पहुंच रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जुबानी जंग और धारदार होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के बांटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई दोनों में डिसाइड कर लो। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रकोप और उसके पाप लंबे वक्त तक झेल चुका है। यही नहीं, कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने का भी तंज कसा। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रकोप और उसके पाप लंबे वक्त तक झेल चुका है। यही नहीं, कांग्रेस पर फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड तोड़ने का भी तंज कसा। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की लाल किताब लेकर चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। जाहिर है महाराष्ट्र के चुनाव में जुबानी जंग अभी और दूर तक जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटियों को भी मुद्दा बनाकर रखा है।
बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को ही आधार बना रही है कि कांग्रेस की गारंटियां सिर्फ धोखा है, दिखावा है। आज कांग्रेस ने अपने 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री को मुंबई बुलाकर जवाब देने के लिए आगे कर दिया। तीनों ने अपनी गारंटियां सिरे से गिनाई और कहा कि बीजेपी का झूठ चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। Whatever the Congress party has done, the BJP is copying us and trying to help the people. मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस शासित 3 राज्यों के 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री की थी, जहां तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम, कर्नाटका के डिप्टी सीएम वादे ना पूरा करने के बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए सफाई दे रहे थे। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? गारंटियां तो 5 साल के लिए दी जाती है और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था, उन 5 साल में हमने गारंटियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। Whatever we have promised, we have delivered. Whatever they could not do, they are lying. तेलंगाना के सीएम ने भी बीजेपी पर मोदी की गारंटी वाले नारे पर हमला बोला। पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए। कांग्रेस की 3 राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों से दूर मुंबई आकर सफाई दे रही हैं, तो इसका कारण जानिए। वजह है खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कर्नाटका में अपनी सरकार की खिंचाई करके उसकी गारंटियों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। खड़गे के इस खरी खरी के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। प्रधानमंत्री ने मौका लपकते हुए कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला दिया था। कहा था कांग्रेस ने खुद मान लिया कि झूठी गारंटियां वो पार्टी देती है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। हालांकि कांग्रेस कई बार जता चुकी है कि गारंटियों को लेकर वो बैकफुट पर नहीं है, लेकिन आज उसकी 3 सरकारों के सामने आने के बाद अब ये सफाई हजम होना मुश्किल है। अब आपको बता देते हैं कि कांग्रेस शासित इन 3 राज्यों के सरकारी खजाने की हालत क्या है। मार्च 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कुल जीएसडीपी का 44% यानी कि 94,992 करोड़ रुपए कर्ज बकाया है। इसी तरह कर्नाटका की कुल जीएसडीपी का 23% यानी कि 5,98,000 करोड़ रुपए कर्ज बकाया है। तेलंगाना का भी 28% यानी 3,90,000 करोड़ रुपए देनदारी बकाया है। फिर भी महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने मिलकर 5 गारंटियां महाराष्ट्र की जनता को दे दी हैं, जिसमें गारंटी नंबर 1 है महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता देने की गारंटी दी गई है। गारंटी नंबर 2 कृषि समृद्धि, जिसमें महाराष्ट्र के सभी किसानों के 3 लाख रुपए के कृषि ऋण माफ करने का वायदा है। साथ ही वित्तीय सहायता देने की भी गारंटी दी गई है। तीसरी गारंटी युव कन्या योजना, जिसमें महाराष्ट्र के बेरोजगार युवकों को 4,000 रुपए प्रति माह सहायता देने का वादा किया गया है। चौथी गारंटी कुटुंब रक्षण, जिसमें महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा है। इसी तरह की 5वीं गारंटी है समानता हामी, जिसमें महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आयोजित की जाएगी और आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। अब ये वाली खबर सिर्फ महायुति के अंदर की है, जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। महायुति ने इस चुनाव में किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस को जिताने की अपील की, उसके बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या यह संकेत है कि फडणवीस ही अगर महायुति आती है सत्ता में
तो बनेंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में महायुति का सीएम चेहरा कौन होगा, ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे बयान सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान ऐसे बयान दिए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा हो गई है। महायुति की शपथ विधि हो जाएगी। मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बना। पीएम मोदी और गृह मंत्री के बयानों के बाद एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और महायुति में अजित पवार, शिंदे और फडणवीस तीनों की पार्टी है। तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम शिवसेना के कार्यकर्ता है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। अजित पवार भी साफ कर चुके हैं कि चुनाव के बाद जब महायुति मंथन करेगी तभी नए मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। यहीं से महाविकास अघाड़ी को मौका मिल गया है और उसने महायुति पर तंज कस दिया है। राज ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस उनके खासम खास है। जो स्क्रिप्ट वहां से लिख कर आता है वो सिर्फ वो पढ़ लेते हैं। उनको क्या मालूम महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। महायुति में जिस तरह से बीजेपी नेता शाइना एनसी पर शिंदे गुट ने भरोसा जताते हुए उन्हें मुंबा देवी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, उससे महायुति में गठजोड़ मजबूत दिखाई दे रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकनाथ शिंदे जी को, क्योंकि उन्होंने सही में एक लाड़की बहन को एक मौका दिया है। और वो लाड़की बहन जब आई इस पूरे क्षेत्र में, तब विपक्ष की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी। तो धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री को और चीफ इलेक्शन कमीशन को और महिला आयोग को। देवेंद्र फडणवीस को लेकर भले ही सियासी माहौल में गर्माहट बढ़ गई हो, लेकिन 23 नवंबर को चुनाव नतीजों के बाद ही इस तरह के बयानों के सही मायने सामने आएंगे। आगे बढ़ते हुए अब आपको 2019 के चुनाव परिणामों के हिसाब से महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की सीटों की मौजूदा स्थिति को दिखा देते हैं। महायुति बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई देगी आपको, हालांकि तब की परिस्थिति अलग थी, आज की अलग है। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से अब भी महायुति के पास 198 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 103 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 सीटें, एनसीपी अजित पवार गुट के पास 39 सीटें और अन्य 19 सीटें हैं। ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की। अब महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी, वहां पर जनता किसकी बातों पर करेगी विश्वास, लगातार हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। महाराष्ट्र से आगे लेकर चलते हैं आपको झारखंड चुनाव में अपनी अपनी जीत फिक्स करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोनों ने बड़ी रैलियां की। अमित शाह ने आज पलामू, हजारीबाग और सिन्ह भूमि में रैली की, जबकि जमशेदपुर में रोड शो किया। राहुल गांधी ने झारखंड के बाघमारा और जमशेदपुर में जनसभा की। दोनों की जनसभा में विकास के मुद्दों से इतर जातिगत आरक्षण और लोक लुभावने वायदों का शोर ज्यादा सुनाई दिया। तो इसके पीछे है झारखंड का जातिगत ताना बाना, जिसमें ओबीसी 46% हैं, दलित 12%, आदिवासी 26% और सवर्ण यानी सामान्य वर्ग 16% से कुछ ज्यादा हैं। यही कारण है कि विकास के मुद्दों पर जातिगत गणना और आरक्षण वाले मुद्दे भारी पड़ते दिखे। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक राहुल गांधी लगातार आरक्षण की 50% वाली दीवार को गिराने का दावा कर रहे हैं। इसी तरह के दावों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की जमीन पर इसकी नई काट निकाली है और कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण वाले हथियार से जमकर घेरा और फिर राहुल गांधी के हाथ में संविधान की कोरी किताब को दलित वंचितों का अपमान भी करार दिया है।
उधर राहुल गांधी झारखंड में भी महाराष्ट्र वाली स्क्रिप्ट के साथ ही दिखे। झारखंड में भी राहुल गांधी ने 50% वाली आरक्षण की दीवार गिराने का दावा किया। साथ ही झारखंड में यह भी बता दिया कि झारखंड में सरकार आने के बाद कांग्रेस किस वर्ग के आरक्षण में कितना इजाफा करने वाली है। उसके बाद बारी आई झारखंड कौन सी पार्टी जीतने के बाद वहां पर क्या सौगात देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के महिलाओं को 1 वर्ष में 25,000 रुपए देने का वादा कर दिया, तो राहुल गांधी ने खाते में 2500 रुपए महीने यानी कि 30,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। खास बात यह है कि यहां वो खटाखट बोलना नहीं भूले। अभी हमने आपको बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने जमशेदपुर में रोड शो के जरिए जनता से समर्थन मांगा। उसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मेरी सहयोगी निधि श्री ने की है खास बातचीत, सुनिए। इस वक्त एबीपी न्यूज पर बातचीत करने के लिए अमित शाह मौजूद हैं। कितना बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा है इस बार बीजेपी की? देखिए, मैं आज ही ट्राइबल एरिया में जाकर आया हूं। विशेषकर ट्राइबल माताएं बहनें और समस्त ट्राइबल जनता घुसपैठियों से न केवल चिंतित है, आक्रोशित भी, और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा खामियाजा हेमंत सोरेन सरकार ने भुगतना पड़ा। ये सवाल है कि घुसपैठियों पर क्या एक्शन लेगी बीजेपी? मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। घुसपैठियों पर क्या एक्शन लेगी बीजेपी सरकार? देखिए, हमने सफलतापूर्वक आसाम में कर बताया है। राज्य सरकार आने के बाद पटवारी, पुलिस स्टेशन और सीमा सुरक्षा बल। अब आ जाते हैं यूपी के सियासी मिजाज पर। यूपी उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव की गढ़ यानी कि करहल सीट पर प्रचार करने के लिए गए थे। योगी ने मुलायम सिंह यादव को याद करके अखिलेश यादव की खिंचाई कर दी। हालांकि अखिलेश ने भी आज के इनके इस बयान पर पलट कर दिया है जवाब। ये रिपोर्ट देखिए। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। पटेल थे तो पटेल थे। समाजवादी पार्टी के जन्म से अब तक जिस करहल सीट पर साइकिल जीतती रही है, वहां सीएम योगी कमल खिलाने के बिसात बिछा रहे हैं। मैनपुरी की धरती पर सीएम योगी ने पहले तो दिवंगत मुलायम सिंह यादव को याद कर भावनात्मक रिश्ता जोड़ा, फिर उन्हीं का नाम लेकर उनके बेटे पर हमला कर दिया। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। परिवारवाद के मुद्दे पर हावी रहने वाली बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को सम्मान देकर वो करहल का ठेठ समाजवादी वोट अपनी ओर मोड़ना चाहती है। हालांकि करहल में परिवार के टक्कर में बीजेपी ने भी परिवार कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, जो अखिलेश के भतीजे हैं। बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा, जो अखिलेश यादव के बहनोई हैं। यादवलैंड में बीजेपी ने एसपी के यादव उम्मीदवार के सामने यादव उम्मीदवार खड़ा किया, तो आज सीएम योगी ने करहल में यदुवंशी भगवान कृष्ण का जिक्र कर अखिलेश यादव पर सवालों की बौछार कर दी और अपना मथुरा से कनेक्शन भी बता दिया। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? वो बताएं तो। उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं है। बात हिंदुत्व की पिच पर आई तो अखिलेश ने लखनऊ से ही मोर्चा खोल दिया। कहा, वस्त्र नहीं वचन से होती है योगी की पहचान। कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं? अखिलेश जुबानी जंग में हैं, तो पारिवारिक जमीन बचाने के लिए डिंपल यादव करहल के ग्राउंड पर प्रचार कर रही हैं। योगी के करहल पहुंचने से पहले ही डिंपल यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा। तो हम चाहेंगे कि वो सुचारू रूप से 500 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसको आगे चलाने का काम करें। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव है। सीएम योगी ने आज करहल के साथ कानपुर की सीसामऊ और अलीगढ़ की खैर सीट पर भी प्रचार किया। जंग दोनों तरफ जोरदार है। सर्दियां करीब आ रही हैं, हिमाचल में चुनाव भी नहीं है, फिर भी समोसों की भाप ने हिमाचल का सियासी तापमान बढ़ाकर रखा है। खुद सरकार के समोसा कांड पर आज बीजेपी ने समोसा मार्च निकाला।
हिमाचल की सियासत में समोसा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर क्यों उछल रहा है, देखिए। किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? सुक्खू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो सीएम साहब, सियासत को सड़क पर ले आता है ये समोसा। कीमत भले ही 10-20 रुपए हो, लेकिन करोड़ों के विधायक से ज्यादा ताकत रखता है ये समोसा। जहां विधायकों की बगावत सरकार गिरा नहीं पाती, वहां समोसा सरकार को डिगाने का दम भर रहा है। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। लॉन्ग मार्च, डांडी मार्च के बारे में तो आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, लेकिन आज साक्षात अपनी आंखों से इतिहास बनते समोसा मार्च की तस्वीरें भी देख लीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सार्वजनिक जगहों पर लोगों को समोसा बांट रहा है। हिमाचल के सीएम सुक्खू साहब भले ही समोसा नहीं खा पाए, लेकिन उनकी तस्वीरों को तो समोसा खिलाया ही जा रहा है। आज हिमाचल का मजाक बन कर रह गया है। जहां भी बाहर के प्रदेशों में, देश के जिन राज्यों में हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी को मिलता है, उनका मजाक बनाते हैं। देवभूमि की पहचान वाले हिमाचल में फिलहाल समोसे के सियासी शेर खूब चढ़े हुए हैं। छोटे मियां बीजेवाईएम ने मोर्चा खोला तो बड़े मियां यानी बीजेपी भी समोसे को इंसाफ दिलाने मैदान में उतर आए। सीएम साहब समोसा नहीं खा पाए तो क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष ने समोसा पार्टी का आयोजन कर दिया। समोसों से लदी प्लेट टेबल पर सजाई गई। लाल चटनी नजर नहीं आई, लेकिन हरी चटनी परोसी गई। शायद जोशियों ने सियासत के लिए हरी चटनी ही शुभ बताई। जमकर समोसे खाए गए और खिलाए गए। समोसे गले से नीचे उतरे ही थे कि जुबान पर शोले तीखी चटनी की शक्ल में नजर आए। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार यानी कि सुक्खू सरकार फैसले ले रही है, उससे एक बार नहीं दर्जनों बार जग हंसाई पूरी सरकार की प्रदेश में और पूरे देश भर में। हिमाचल में समोसा गटक कर करप्शन के दाग लगाए जा रहे हैं, लेकिन समोसे की ये सियासत सीमाओं में बंधी नहीं है। हरियाणा के मंत्री जी ने सलाह दी है, सीएम साहब समोसा नहीं संभल रहा तो सरकार कैसे संभालोगे? कि जो मुख्यमंत्री अपना समोसा नहीं संभाल पा रहा, वो सारे हिमाचल की जनता को कैसे संभालेगा? किस प्रकार से सारे हिमाचल को वो संभाल पाएंगे जो अपने समोसे को संभाल के नहीं रखते? असल में हिमाचल में सीएम सुक्खू के लिए समोसे आए थे। सीएम साहब खा नहीं पाए थे क्योंकि समोसे गायब हो गए, और इसी का पता लगाने के लिए हिमाचल सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपी, लेकिन वो समोसे अभी तक फरार। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की करेंगे, जिसके लिए प्रयागराज में पवित्र गंगा किनारे दिन रात तैयारियां चल रही हैं। 4000 हेक्टेयर में होने वाला भव्य आयोजन, जिसमें करीब 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। स्नान के प्रमुख 3 दिनों में ही करीब आपको बता दें, श्रद्धालुओं के वहां पर आने की बात कही जा रही है। भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे, और ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 45 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आ सकते हैं, और 3 मुख्य स्थान में श्रद्धालुओं की भीड़ 6.5 करोड़ के आसपास होगी। इतने विशाल संगम के लिए गंगा किनारे पूरा का पूरा धार्मिक शहर बसाया जा रहा है, जिसमें गूगल मैप नेविगेशन सिस्टम भी काम करेगा। मतलब गूगल मैप मेले में एक जगह से दूसरी जगह तक आपको जाने में मदद करने वाला है। करीब 1200 आपको बताते चले कि इसमें लगातार ट्रेनें लगाई गई हैं ताकि लोग वहां पर आसानी से प्रयागराज पहुंच सकें। तो वहीं 7000 बसें भी महाकुंभ के लिए तैयार की गई हैं। 45,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने वाला है। इस पूरे आयोजन पर उत्तर प्रदेश सरकार 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है। ये महाकुंभ में अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। आंकड़े बताने के पीछे हमारा मकसद आयोजन की भव्यता को बताना है। महाकुंभ की हिंदू संस्कृति में क्या मान्यता है, ये बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए समूचे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। दुनिया के करीब 100 देशों से भी श्रद्धालु यहां पर आने वाले हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पर शामिल होंगे, और सबका यहां पर दिल खोलकर स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उसी आयोजन में
मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की लगातार मांग उठ रही है। अखाड़ा परिषद पहले ही गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर चुका है और हर दिन के साथ यह मांग और तेज होती जा रही है। आज अयोध्या में साध्वी प्राची ने भी इसी तरह की मांग उठाई, तो वाराणसी से भी संत समाज सरकार से ऐसा ही लगातार निवेदन कर रहा है। सुनिए। खाने पीने की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसी परिस्थितियों में हम इस थूकलीगी गैंग पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और हमारे पवित्रतम त्योहार और 12 वर्षों पर आने वाले इस कुंभ में रोजी रोटी और पेट पालने के नाम पर क्या हम हिंदू समाज की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं क्या? ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चलाते हैं, इसलिए हमारे जो कुंभ है वो साधना के लिए है भाई। हम साधना करते हैं, उसमें सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो ये जरूरी है इनकी नो एंट्री कुंभ में। हिंदुओं के त्योहारों पर भी इनकी नो एंट्री करनी चाहिए। अब आगे इस मुद्दे पर क्या होगा, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। क्या दुनिया के नंबर 1 रईस एलन मस्क को अमेरिका का शैडो प्रेसिडेंट कहा जा सकता है? सवाल आपको काल्पनिक लगेगा, लेकिन जैसे लक्षण दिख रहे हैं उसे देखते हुए यह सवाल भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा सकता है। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत में एक तीसरा शख्स भी था और वो थे एलन मस्क। अब सवाल यह है कि ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत में एलन मस्क का क्या काम है? ट्रंप और जेलेंस्की की चर्चा में एलन मस्क किस हैसियत से मौजूद थे? ट्रंप के लिए एलन मस्क को हर जगह साथ रखना आखिर क्यों जरूरी हो गया है? खबरें हैं कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई। तभी बीच में ट्रंप ने अपने साथ बैठे एलन मस्क को फोन पकड़ा दिया। इसके बाद जेलेंस्की ने सैटेलाइट से इंटरनेट देने के लिए एलन मस्क को कहा थैंक यू। एलन मस्क ने भी जेलेंस्की से कहा कि वो उनकी मदद करते रहेंगे। दरअसल जंग के बीच एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ही यूक्रेन को इंटरनेट सर्विस दे रही है। ट्रंप ने अगर कहा था कि वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं, तो क्या इस डील का भरोसा उन्होंने एलन मस्क के भरोसे पर ही दिया था? ये सवाल बड़ा है। तो क्या पैसों के दम पर अब रूस और यूक्रेन की जंग रोकी जाएगी? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के पुराने बयानों को देखें तो उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ इसी बात से थी कि जेलेंस्की जंग लड़ने के नाम पर अमेरिका से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा भी था जेलेंस्की की मदद की बजाय लोन यानी उधार दिया जाना चाहिए। Loan them the money, don't just hand them a check for $60 billion. I tell you, Zelensky's one of the greatest salesmen in history. Every time he comes to the country, he walks away with $50 or $60 billion. जेलेंस्की को सेल्समैन कह चुके हैं ट्रंप। हो सकता है कि एलन मस्क की मदद से कोई बड़ी डील कर लें। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मस्क विशुद्ध कारोबारी हैं, यानी सबके हैं। वो यूक्रेन को इंटरनेट देते हैं, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से वो पुतिन के संपर्क में भी हैं। कुल मिलाकर इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आज की तारीख में रूस यूक्रेन की जंग रुकवानी है तो इस डील को लॉक कराने में एलन मस्क बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के इस बड़े खबर पर आगे क्या होगा, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।